वेलकम टू ऑल क्लास एट विद जीआर सर। अपन जो क्लासें देख रहे थे उस गाइनी से रिलेटेड टेस्ट की, उस क्लास का नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आपके सामने आ गया हूँ। सबसे पहले क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। क्लास को जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतने अच्छे अच्छे वीडियो बेटा आपके लिए कंटेंट मैं तैयार करूंगा, जो आपको एग्जाम में आने वाले सीआरई और नोट सेट के लिए दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। यहाँ मैं वही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ से फिक्स क्वेश्चंस बनते हैं। कौन से टॉपिक? वही टॉपिक देख रहे हैं जहाँ से फिक्स क्वेश्चन बनते हैं। तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपन टेस्ट देख रहे थे कुछ, उस टेस्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है असेसमेंट ऑफ फिटल हार्ट पैटर्न्स या फिटल हार्ट रेट पैटर्न्स। क्या फिटल हार्ट रेट एफएचआर का पैटर्न देखने का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एसिलरेशन डिसिलरेशन, जहाँ से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देके भी पिछले नोट्स में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में अपन जो देखने जा रहे हैं वो क्या है? फिटल हार्ट रेट पैटर्न्स। आज की क्लास में जो देखेंगे अपन दोस्तों वो है फिटल हार्ट रेट पैटर्न। फिटल हार्ट रेट पैटर्न्स। फिटल हार्ट रेट पैटर्न्स देखने से पहले अपने को नॉर्मल फिटल हार्ट रेट पता होना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है इसको? एफएचआर लिखा जाता है दोस्तों। क्या लिखा जाता है? एफएचआर बोला जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, बात करें नॉर्मल एफएचआर की। नॉर्मल एफएचआर की बात करूं मैं तो कितना होता है नॉर्मल एफएचआर? फिटल हार्ट रेट रेंज होता है 110 से लेके 160 बीट पर मिनट। कितना होता है? 110 से लेके 160 बीट पर मिनट। पहला क्वेश्चन यहीं से बनना स्टार्ट हो जाए। पहला क्वेश्चन नॉर्मल हार्ट बीट पूछेगा, हार्ट रेट पूछेगा किसकी? फिटल। अब इसको मेजर करने के लिए कौन से मेथड होते हैं सर? फिटल हार्ट रेट को मेजर करने के लिए दोस्तों दो प्रकार के मेथड होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फिटल हार्ट मॉनिटरिंग और इंटरनल फिटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग या फिटल हार्ट मॉनिटरिंग भी बोलते हैं। कौन कौन से होंगे मेथड? एक्सटर्नल फिटल हार्ट मॉनिटरिंग, हार्ट रेट लिख लो, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, और इंटरनल फिटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। दो प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं जिनसे अपन क्या कर सकते हैं? फिटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं इंटरनल की। इंटरनल में क्या यूज लिया जाता है, कैसे किया जाता है? इंटरनल में फिटल स्कैल्प के ऊपर, इसके ऊपर फिटल स्कैल्प के ऊपर इलेक्ट्रोड प्लेस करे जाते हैं इंटरनली थ्रू वेजाइनल। मतलब ये एक प्रकार का इन्वेजिव मेथड होगा। क्या है? इन्वेजिव मेथड है दोस्तों। इन्वेजिव मेथड है और इसके अंदर फिटल स्कैल्प के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट लगाया जाता है। सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। क्या लगाया जाएगा? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को स्किन के थ्रू कैप्चर करके भेजे। ठीक है, सिग्नल्स को ट्रांसफर करें मशीन में। तो इलेक्ट्रोड लगाया जाता है कहाँ पे? फिटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड यूज लिया जाता है। एफएसई यूज में लिया जाता है किसके लिए? इंटरनल फिटल हार्ट मॉनिटरिंग के या इंटरनल फिटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग की। ये बात हो गई इंटरनल फिटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग की। अब इसके बाद बात करें अपन एक्सटर्नल की। सर एक्सटर्नल में कैसे किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट होगा एक्सटर्नल का? ठीक है, तो दूसरी तरफ देखते हैं अपन एक्सटर्नल फिटल हार्ट मॉनिटरिंग या हार्ट रेट मॉनिटरिंग। ये एक प्रकार का नॉन इन्वेजिव मेथड है। क्या है दोस्तों? नॉन इन्वेजिव मेथड है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का इन्वेजन नहीं किया जाता, बाहर की तरफ से किया। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज लिया जाता है। इसके अंदर यूज टोको ट्रांसड्यूसर और डोपलर अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर यूज किया जाता है। क्या लिया जाता है? दो चीज यूज ली जाती है, टोको ट्रांसड्यूसर प्लस डोपलर अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर यूज लिया जाता है। दो प्रकार की चीजें यूज। टोको ट्रांसड्यूसर क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस को चेक करने के लिए यूज लिया जाता है। टोको ट्रांसड्यूसर किसके लिए यूज लिया जाता है? कॉन्ट्रैक्शन को चेक करने के लिए यूट्रस के। जो मेनली फिटल हार्ट के लिए असेसमेंट के लिए यूज लिया जाता है वो है क्या है? ये एफएचआर के। ये दोनों साथ में यूज लिए जाते हैं जब टोपोग्राफी होती है। ठीक है, जब फिटल का असेसमेंट किया जाता है यूजी के थ्रू, कॉन्ट्रैक्शन और फिटल हार्ट रेट दोनों देखी जाती है, तो उसको साइटोटोपोग्राफी बोलते हैं। वो जब की जाती है तो उस टाइम पे क्या किया जाता है? ये दोनों प्रोब यूज लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि ये जो फिटल हार्ट रेट या टोको ट्रांसड्यूसर है वो कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए? देखो, टोको ट्रांसड्यूसर का जो एप्लीकेशन साइट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। जो टोको ट्रांसड्यूसर है उसकी एप्लीकेशन साइट एग्जाम में पूछ सकता है, और वो क्या होती है? ओवर फंडस। अरे सबसे अच्छे कॉन्ट्रैक्शन दोस्तों कहाँ फील होंगे? फंडस के ऊपर फील होंगे। तो जो टोको ट्रांसड्यूसर जो कॉन्ट्रैक्शन बता रहा था यूट्रस के, उसको कहाँ अप्लाई करेंगे? फंडस में। और डोपलर को कहाँ पे यूज करना है? जिससे अपन फिटल हार्ट रेट पता लगा रहे हैं, तो अच्छे से फिटल हार्ट रेट कहाँ पता लगेगी? तो फिटल हार्ट रेट के लिए याद रखना कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? ऑन फिटल बैक। फिटस की बैक के ऊपर, बैक के ऊपर नहीं कर सकते डायरेक्टली अपन बैक के ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि नॉन इन्वेजिव। पर जिस साइड में फिटस की बैक होगी
ठीक है, जिस साइड में फीटस की बैक होगी उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। ऑन फीटल बैक साइड एब्डोमन लिख सकता हूं, ठीक है, एब्डोमन का जिधर फीटल की बैक साइड, अगर वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में, इसमें है सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है तो अम्बिलिकस के लेवल पे या अम्बिलिकस के लेवल से थोड़ा नीचे। अगर वो ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर है तो अम्बिलिकस के लेवल से थोड़ा ऊपर बैक की साइड में अप्लाई किया जाएगा किसको, अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो अम्बिलिकल के लेवल पे या लेवल से थोड़ा नीचे। अगर वो ब्रिज प्रेजेंटेशन में है तो क्या करेंगे, ब्रिज में बेटा अम्बिलिकस के लेवल से ऊपर की तरफ जिधर फीटस की बैक है वो आप प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग देख के वहां पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन कैसी देनी है सर, जब एक्सटर्नल फीटल हार्ट मॉनिटरिंग आप कर रहे हो, जब एक्सटर्नल फीटल हार्ट मॉनिटरिंग करे तो पोजीशन कैसी देनी, तो क्लाइंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है और अवॉइड करना है, अवॉइड इंफीरियर वेना केवा सिंड्रोम या कंप्रेशन। वेना केवा के कंप्रेशन को अवॉइड करना है, थोड़ा सा लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। ऐसी पोजीशन देंगे दोस्तों, थोड़ा सा लेफ्ट लेटरल पोजीशन अपन उसको देंगे। यहां तक की कहानी क्लियर है, यहां तक की क्लियर है, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे सकते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी हम दे सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि जो वेना केवा है उसको कंप्रेशन को अपने को प्रिवेंट करना है। होता क्या है, ये एब्डोमेन है, ये एब्डोमेन है। जो आईवीसी है, इंफीरियर वेना केवा है, आईवीसी है जो इंफीरियर वेना केवा है वो स्लाइटली राइट साइड में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, स्लाइटली ऑन राइट साइड। कहां पे देखने को मिलती है, स्लाइटली ऑन राइट साइड ऑफ एब्डोमेन देखने को मिलती है। तो जैसे ग्रेविड जो यूट्रस है उसकी वजह से यहाँ पे कंप्रेशन देखने को मिलेगा। अगर मदर क्या रहेगी, सुपाइन पोजीशन में या राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में पोजीशन देंगे तो यूट्रस थोड़ा लेफ्ट की तरफ जाएगा और वो कंप्रेशन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कंप्रेशन कम देखने को मिलेगा। तो ये क्या था, इंटरनल और एक्सटर्नल फीटल हार्ट मॉनिटरिंग के लिए जो यूज लिया जा रहा है इंस्ट्रूमेंट्स और कैसे करते हैं, ये दोनों चीजें अपन ने देखी। यहां तक मुझे लगता है आप सब लोगों के क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं कि कुछ पीरियोडिक पैटर्न्स हैं फीटल हार्ट रेट के, वो कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, पीरियोडिक पैटर्न्स ऑफ फीटल हार्ट रेट। ये कौन कौन से पैटर्न देखने को मिलेंगे, ये तो असेसमेंट था कि फीटल हार्ट रेट को कैसे असेस किया जा रहा था इंटरनली और एक्सटर्नली, यहां तक अपन ने देखा। अब कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स या पैटर्न्स देखने को मिलेंगे वो एक्चुअल में अपन देखें। तो सबसे पहले अपन ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया से स्टार्ट करते हैं, जो एक बेसिक है कि कब तो ब्रेडिकार्डिया बोला जाएगा, कब बोला जाएगा फीटल ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब धड़कनों का कम होना, और कब बोला जाएगा फीटल टेकिकार्डिया, और टेकिकार्डिया का मतलब धड़कनों का नॉर्मल से बढ़ना। अब रेंज मैंने आपको लिखवा दी थी दोस्तों, रेंज कितनी लिखवाई थी, 110 से 160 बीपीएम आपको मैंने रेंज लिखवा चुका। फीटल ब्रेडिकार्डिया कब बोला जाएगा, जब एफएचआर क्या हो जाए सर, बिलो 110 बीपीएम देखने को मिले। कब बोलेंगे दोस्तों, जब फीटल हार्ट रेट 110 से कम होगी, इसको क्या कहा जाएगा, फीटल ब्रेडिकार्डिया। और सर टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि मैंने चेक करा उसी टाइम 110 से कम थी तो फिर ब्रेडिकार्डिया बोले, नहीं, कम से कम 10 मिनट तक ऐसा होना चाहिए, 10 मिनट और लॉन्गर टाइम, 10 मिनट या 10 मिनट से ज्यादा तक ऐसी स्थिति होनी चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे, फीटल ब्रेडिकार्डिया। तो यहां तक की लाइन तो सबको पता है, पर अगर दोस्तों एग्जाम में उसने ये लाइन भी लिख दी तो थोड़ा गच्चा खाने की प्रॉब्लम आ जाएगी। गच्चा नहीं खाओ, इससे बढ़िया है पढ़ लिया है, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, फीटल ब्रेडिकार्डिया। अब बात करी जाए फीटल टेकिकार्डिया क्या होता है। फीटल टेकिकार्डिया की बात करी जाए तो एफएचआर मोर देन 160 बीपीएम क्या हो, जो फीटल हार्ट रेट है वो 160 से ज्यादा बीट पर मिनट देखने को मिले। वही टाइमिंग क्या होगी, फॉर 10 मिनट, 10 मिनट तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, या 10 मिनट से ज्यादा, और लॉन्गर देन या इससे ज्यादा क्या होनी चाहिए, टाइम के लिए ऐसा सिचुएशन मौजूद होना चाहिए, तब ही इसको क्या बोलेंगे अपन, फीटल ब्रेडिकार्डिया। चलिए, ये फीटल ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया वाली सिचुएशन मैंने आपको बताई। अब ऐसी कंडीशन में पूछ लेगा, आपको दे देगा क्वेश्चन के अंदर कितनी धड़कनें इतने टाइम के लिए है, तो मैनेजमेंट क्या करना है, मैनेजमेंट क्या करना है। तो मैनेजमेंट में अगर ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया वाली सिचुएशंस है तो मैनेजमेंट में जो प्रायोरिटी है, एनक्लेक्स जो प्रायोरिटी है वो क्या है, सबसे पहले आप कर सकते हो चेंज ऑफ पोजीशन। कभी कभी क्या होता है, फीटल स्लीप में रहता है, सो जाता है, या कभी कभी कोई थोड़ा सा स्ट्रेस यूट्रस की वजह से या कंप्रेशन की वजह से ऐसा देखने को मिलता है, जैसे ही आप पोजीशन चेंज करोगे, चेंज पोजीशन ऑफ मदर, तो सबसाइड हो जाता है। अगर इससे भी सबसाइड नहीं हो रहा है तो O2 एडमिनिस्ट्रेशन, फिर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से फीटल टेकिकार्डिया हो सकता है, ठीक है, ऐसी कंडीशन। फिर अगर ऐसा है तो साथ में अपन असेस वाइटल साइन, क्या करेंगे, वाइटल साइन असेस करेंगे, और वाइटल साइन असेस करने के बाद अपन नोटिफाई करेंगे एससीपी को, इन्फॉर्म टू
ऐसे। अगर पोजीशन से ठीक हो जाता है तो आगे नहीं जाएंगे, अगर पोजीशन से ठीक नहीं हुआ तो ऑक्सीजन लगाएंगे तुरंत, और वाइटल साइन चेक करेंगे मदर की। किसके वाइटल साइन किसके हैं? मदर के बेटा, सॉरी दोस्तों, मदर की। और जैसे ही वाइटल साइन लेंगे उसके बाद अपन तुरंत क्या कर देंगे? डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये पहला पैटर्न जो फिटल टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया से रिलेटेड था, और आपको क्या मैनेजमेंट करना है मैंने सिंपल शब्दों में आपको बता दी। यही एग्जाम में ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और ऐसे ही आंसर आपको करना है। ये एनक्लेक्स प्रायोरिटी थी, ये एनक्लेक्स प्रायोरिटी थी, प्रायोरिटी बेस्ड मैनेजमेंट था। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन ऐसे ही फिटल हार्ट पैटर्न्स, जिसको बोला जाता है वेरिएबिलिटी। क्या? वेरिएबिलिटी, जिसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन? वेरिएबिलिटी। ठीक है, वेरिएबिलिटी क्या है? सिंपल शब्दों में मैं बोलूं दोस्तों तो क्या है? फ्लक्चुएशन इन बेसलाइन फिटल हार्ट रेट। क्या है? फ्लक्चुएशन इन बेसलाइन फिटल हार्ट रेट। जो नॉर्मल फिटल हार्ट रेट है उसमें फ्लक्चुएशन होना, हार्ट रेट का घटना भी हो सकता है या बढ़ना भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हार्ट रेट घट भी सकती है या बढ़ भी, कम भी सकती है और कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। चलिए, ये वेरिएबिलिटी के दो रिजल्ट होते हैं, दो प्रकार से वेरिएबिलिटी देखी जाएगी। कौन कौन सी वेरिएबिलिटी होती है? दो प्रकार से। अब इन शब्दों के खेल से नोट सेट में बच्चों से क्वेश्चन गलत करवाता है दोस्तों। कैसे गलत करवाएगा? दो प्रकार के वेरिएबिलिटी के क्या होते हैं? दो प्रकार की वेरिएबिलिटी होती है, रीअश्योरिंग वेरिएबिलिटी और नॉन रीअश्योरिंग वेरिएबिलिटी। क्या? कुछ वेरिएबिलिटी अच्छी होती है, अच्छी चीज बताएगी फिटनेस के बारे में, कुछ वेरिएबिलिटी दिक्कत वाली चीज है, मतलब एबनॉर्मलिटी को बताएगी। तो दो प्रकार की वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी, मतलब दो प्रकार से वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी। रीअश्योरिंग, एक होगी रीअश्योरिंग वेरिएबिलिटीज, दूसरी होगी नॉन रीअश्योरिंग। एक होगी रीअश्योरिंग वेरिएबिलिटीज और एक होगी नॉन रीअश्योरिंग वेरिएबिलिटीज। ठीक है, तो अब बात करते हैं अश्योरिंग रीअश्योरिंग वेरिएबिलिटीज कौन सी होती है और नॉन रीअश्योरिंग वेरिएबिलिटीज कौन सी होती है। अश्योरिंग का मतलब, रीअश्योरिंग का मतलब क्या होता है? नॉन रीअश्योरिंग का मतलब क्या होगा? नॉर्मल और डिटेक्टेड वेरिएबिलिटी। नॉन रीअश्योरिंग कैसी होगी? या तो नॉर्मल को बोला जाएगा या डिटेक्टेड वेरिएबिलिटी को बोला जाएगा, ऐसा होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो रीअश्योरिंग वेरिएबिलिटी होगी वो क्या होगी? रीअश्योरिंग का मतलब ठीक ठाक, अश्योर कर रही है कि फीटस की जो हार्ट रेट का पैटर्न है और फीटस के जो मूवमेंट्स वगैरह वो सब कुछ ठीक है, फीटस बिल्कुल ठीक है, इस बात को रीअश्योर कर रही है। तो रीअश्योरिंग से मतलब क्या निकालना है आपको? रीअश्योरिंग का मतलब है नॉर्मल और डिटेक्टेड और नॉर्मल और डिटेक्टेड वेरिएबिलिटी, यानी कि सब कुछ ठीक है, ओके वाली, ओके वाली जो धड़कन से होगी, जो चीजें होंगी वो क्या होगी? रीअश्योरिंग होगी। ऐसी वेरिएबिलिटीज जो अपन आगे देखेंगे कौन कौन सी होती है, वो अगर रीअश्योरिंग है, रीअश्योरिंग करने वाली है, इसका मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल पैटर्न है, इसका मतलब बच्चा जो फिटस है अंदर दोस्तों, यूट्रस के अंदर, वो नॉर्मली ऐसा दिखाएगा, इसका मतलब वो हेल्दी फिटस है। ठीक। नॉन रीअश्योरिंग का मतलब क्या होगा? नॉन रीअश्योरिंग से मतलब लेंगे एब्सेंट, एबनॉर्मल और नॉट डिटेक्टेड वेरिएबिलिटी क्या कहलाएगी? नॉन रीअश्योरिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नॉन रीअश्योरिंग कहलाएगी। ये बात क्लियर होगी? दो प्रकार से वेरिएबिलिटी के रिजल्ट होंगे, या दो प्रकार की रिजल्ट के अकॉर्डिंग कैसी होगी, नेचर में कैसी होगी, इसके अकॉर्डिंग वेरिएबिलिटी दो प्रकार की, रीअश्योरिंग वेरिएबिलिटीज और नॉन रीअश्योरिंग वेरिएबिलिटीज। रीअश्योरिंग वेरिएबिलिटीज का मतलब क्या है? नॉर्मल और डिटेक्टेड वेरिएबिलिटीज, और नॉन रीअश्योरिंग का मतलब एबनॉर्मल, कोई दिक्कत वाली, तो नॉट गुड, इसको मैं बोल सकता हूं दोस्तों नॉट गुड, अच्छी बात नहीं, इसका मतलब बच्चे में या फिटस के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब कौन कौन से एग्जांपल है नॉन रीअश्योरिंग और रीअश्योरिंग के? तो रीअश्योरिंग के अंदर अपन देखेंगे एसिलिरेशन। एग्जांपल की बात करूं मैं तो रीअश्योरिंग वेरिएबिलिटी का एग्जांपल होता है एसिलिरेशन। क्या? एसिलिरेशन। एसिलिरेशन क्या होता है अभी आगे अपन देखेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों यहां तक क्या है, जो रीअश्योरिंग होती है, नॉर्मल चीज है, वो क्या होता है? एसिलिरेशन। अब बात करी जाए नॉन रीअश्योरिंग के एग्जांपल्स की, तो यहां तो भरमार पड़ी है एग्जांपल्स की। नॉन रीअश्योरिंग में क्या क्या आएगा? अभी अभी अपन ने देखा ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया भी एक प्रकार की नॉन रीअश्योरिंग क्या है? वेरिएबिलिटी है। दूसरा टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया हो गया, टेकिकार्डिया हो गया, लेट डिसेलिरेशन हो गया, लेट डिसेलिरेशन हो गया, डिसेलिरेशन हो गया, लेट डिसेलिरेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद प्रोलॉन्ग डिसेलिरेशन हो गया, प्रोलॉन्ग डिसेलिरेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? हाइपरटोनिक यूटेराइन एक्टिविटीज भी क्या किसमें आएगी? नॉन रीअश्योरिंग में आएगी। हाइपरटोनिक यूटेराइन एक्टिविटी
नॉन रीअश्योरिंग का मतलब एबनॉर्मल चीजें हैं ये सारी, ये फीटस को के बारे में ये बता रही है कि वो ठीक नहीं है, ठीक है। या हो सकता है डिक्रीज और एब्सेंट, डिक्रीज और एब्सेंट वेरिएबिलिटी, जो मैंने ऊपर लिखा है उसी बात को दोबारा लिख दिया है ना, उसी को बता। या वेरिएबल डिसेलरेशन देखने को मिले, वेरिएबल डिसेलरेशन देखने को मिले, क्या देखने को मिले? डिसेलरेशन का मतलब डिक्रीज होना, जो आगे ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन, तो अभी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी केवल नाम देख रहे हैं, इन सभी चीजों को अपन अभी इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो वेरिएबल डिसेलरेशन हो गया। वेरिएबल डिसेलरेशन कब बोला जाता है? जब फीटल हार्ट रेट, वेरिएबल डिसेलरेशन का मतलब क्या है? फीटल हार्ट रेट क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए लेस देन 70 बीपीएम, सर 70 बीट पर मिनट से कम क्या हो जाए, देखने को मिले कॉन्ट्रैक्शन के साथ या किसी और चीज के साथ, वो देखेंगे कोच के साथ अपन। तो वेरिएबल डिसेलरेशन के मतलब क्या है कि 70 बीपीएम से कम हो जाना और मोर देन 60 सेकंड के लिए ऐसा देखने को मिले। वेरिएबल डिसेलरेशन क्या है कि फीटल हार्ट रेट का 70 से कम हो जाना और 60 सेकंड से ज्यादा टाइम के लिए ऐसा देखने को मिले, इसी को वेरिएबल डिसेलरेशन कहा जाता है। और इस चीज को अपन आगे और देखेंगे। क्या क्या देखा अपन ने? लेट डिसेलरेशन, ठीक है, लेट डिसेलरेशन देखा, प्रोलॉन्ग डिसेलरेशन देखा, टेकिकार्डिया देखा, ब्रेडिकार्डिया देखा, अर्ली डिसेलरेशन देखा, ये भी लिख लेंगे, अर्ली डिसेलरेशन, अर्ली डिसेलरेशन, ठीक है। तो ये सब क्या है? नॉन रीअश्योरिंग कौन सी है? वेरिएबिलिटी है, जो हार्ट रेट के अंदर देखने को मिल रही है, किसकी? फीटस के अंदर। चलिए एक एक करके इनको अपन समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन, सबसे पहले जो देखेंगे डिक्रीज वेरिएबिलिटी रिजल्ट फ्रॉम, किसकी वजह से वेरिएबिलिटी डिक्रीज होती है, ये देखते हैं सबसे पहले बात कि सर जो धड़कनें, मैंने ये बात बताई, ये डिसेलरेशन का मतलब फीटल हार्ट रेट का कम होना, एसिलरेशन का मतलब क्या है? एफएचआर का बेस लाइन से बढ़ जाना, ठीक है। और डिसेलरेशन का मतलब क्या है? एफएचआर का बेस लाइन से कम हो जाना। कितना होती है, क्या होता है, वो आगे देखेंगे, अभी इतना सा कॉन्सेप्ट यार। तो इस डिसेलरेशन का जो फीटल हार्ट रेट बेस लाइन से कम हुई है, और वेरिएबल के बारे में मैंने आपको बताया भी है कि वेरिएबल में ऐसा देखने को मिले, इसका जो कोज क्या है, मेनली कोजेस क्या होते हैं, ठीक है, क्या किसका रिजल्ट होता है, किसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है, या इसकी वजह से कौन सी चीजें देखने को मिलेगी, या किस रिस्क फैक्टर की वजह से यहाँ पे मौजूद है, ये चीजें देखने को मिलेगी। क्या कहा मैंने कि कौन सा ऐसा कारण हुआ जिसकी वजह से ये डिक्रीज क्या देखने को मिलती है, वेरिएबिलिटी देखने को मिलती, डिसेलरेशन या डिक्रीज वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही। तो डिक्रीज वेरिएबिलिटी के जो मोस्ट कॉमन कोजेस हैं वो क्या होता है? या तो फीटल हाइपोक्सिया देखने को मिले, यानी कि सर क्या हो, फीटस को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, क्या हो, फीटस को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही। जो डिक्रीज वेरिएबिलिटी है यानी कि डिसेलरेशन से अपन मान के चल रहे हैं, आगे देखेंगे इनको, पर इनका जो किसकी वजह से ये देखने को मिलती है, मेन क्या कारण है? या तो फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, या क्या देखने को मिल सकता है, एसिडोसिस देखने को मिल सकता है। एसिडोसिस की वजह से भी वेरिएबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो क्वेश्चन में देगा कि इनमें से कौन सा रीजन डिक्रीज वेरिएबिलिटी का हो सकता है, तो फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है, या ड्यू टू सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्यू टू सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स की वजह से भी ऐसा देखने को मिल सकता है, ठीक है। या क्या देखने को मिल सकता है, किसकी वजह से? टेम्परेरी फीटल स्लिप, बच्चा कभी कभी जो फीटस है वो सो जाता है, किसकी वजह से देखने को मिल सकता है? टेम्परेरी फीटल स्लिप, टेम्परेरी बच्चे के सो जाने की वजह से या फीटस के सो जाने की वजह से, स्लिप स्टेट की वजह से भी देखने को मिल सकती है। तो मेन कोज क्या है? हाइपोक्सिया हो सकता है इसके पीछे, या क्या हो सकता है? एसिडोसिस हो सकता है, कुछ ड्रग्स हो सकती है। तो ये चीजें क्या हो सकती है, या टेम्परेरी फीटल स्लिप हो सकती है, ठीक है। फीटल स्लिप के लिए बोला गया बेटा यूजुअली 30 मिनट से ज्यादा कंटिन्यूअस फीटल स्लिप देखने को नहीं मिल सकती, यूजुअली नॉट मोर देन 30 मिनट। अगर 30 मिनट से ज्यादा फीटल स्लिप देखने को मिल रही है तो ये एबनॉर्मल है, यानी कि मूवमेंट, मैंने कहा था कल किक काउंट अलग चीज था, किक का मतलब बच्चे की किक मारना, अब फीटस किक नहीं, फीटस का कोई भी मूवमेंट, ओवरऑल मूवमेंट की अपन यहाँ बात करेंगे। जब फीटस बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं कर रहा है 30 मिनट से ज्यादा, तो तुरंत क्या करना है अपने को? इन्फॉर्म टू, ऐसे क्या कहा मैंने कल, जो वीडियो था अपना पहले वाला जो वीडियो था उसमें और इस बात में अंतर है। वहां किक काउंट देखा था अपने, किक का मतलब बच्चा किक मार रहा है, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट, बच्चे का कोई भी मूवमेंट अगर 30 मिनट तक नहीं हो रहा है, 30 मिनट तक माना जा सकता है कि सिर्फ फीटल स्लिप की वजह से भी ऐसा देखने को मिल सकता है, फीटल स्लिप स्टेट की वजह से भी ऐसा देखने को मिल सकता है, पर 30 मिनट से ज्यादा नहीं हो रहा है तो इन्फॉर्म करेंगे एससीपी को, ठीक है। 30 मिनट तक तो टेम्परेरी फीटल स्लिप स्टेट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और किक काउंट में क्या था? किक काउंट में ये था कि 2 आवर्स के 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड तक अगर 10 से कम वहां हो रहा था मूवमेंट, मूवमेंट हो रहा था पर 10 से कम, अब यहाँ की बात है कि बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं हो रहा, ऐसा 30 मिनट से ज्यादा है तो तुरंत क्या करना है? एससीपी को इन्फॉर्म करना है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर है बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वेरिएबिलिटी के टाइप्स क्या क्या हो सकती है, कितने प्रकार की वेरिएबिलिटी और हो सकती है, किसके अकॉर्डिंग? सीरियसनेस के अकॉर्डिंग, कि कितनी धड़कनें, कितनी एफएचआर कम हो रही है उसके अकॉर्डिंग।
वेरिएबिलिटी के टाइप, तो लिखेंगे टाइप ऑफ वेरिएबिलिटी अकॉर्डिंग टू डिक्रीज एपर्चर, या डिक्रीज एपर्चर नहीं लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी इन एपर्चर, कितना वेरी कर रही है, कितना चेंजेस देखने को मिल रहा है एपर्चर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग मेनली 4 प्रकार की, मेनली 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन दे रखा है। उसके अकॉर्डिंग 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन में क्या देखेंगे, सबसे पहले या तो हो एब्सेंट, या तो हो एब्सेंट वेरिएबिलिटी। ठीक है, एब्सेंट वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है, अनडिटेक्टेड, कुछ भी धड़कन के अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, या डिटेक्ट ही नहीं हो रही, अपने को एपर्चर क्या हो रही है, डिटेक्ट ही नहीं हो रही, नॉट डिटेक्टेड, कोई वेरिएबिलिटी डिटेक्टेड नहीं। अब सेकंड टाइप क्या होगा, मिनिमल। मिनिमल का मतलब डिटेक्टेड है, डिटेक्ट हो रही है पर नॉट मोर देन 5 ppm, डिटेक्टेड बट यहां कोई वेरिएबिलिटी नहीं थी सर, कोई धड़कन में ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा था, ज्यादा असेस नहीं कर पा रहे, कोई डिटेक्शन देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है कि डिटेक्टेड है बट नॉट मोर देन 5 ppm, 5 बीट पर मिनट से ज्यादा चेंजेस, या तो 5 मिनट पर मिनट ऊपर जा रही है या 5 बीट पर मिनट नीचे, ये देखो बेस लाइन है, या तो इससे 5 बीपीएम ऊपर की तरफ या 5 बीपीएम नीचे की तरफ, इतनी ही वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही। यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिल रही थी, फिक्स चल रही थी, नो डिटेक्टेड थी। ठीक है, या एफएचआर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या वेरिएबिलिटी डिटेक्ट नहीं हो पा रही, दोनों बात है, या तो अच्छे से असेस नहीं हो पाया, या एफएचआर है ही नहीं तो भी डिटेक्ट नहीं होगी, तो दोनों कंडीशन। ठीक है, अब बात करी जाए यहाँ पे मिनिमल में किस कैटेगरी में रखा जाएगा सर, 5 बीपीएम का अंतर। मॉडरेट की बात करूं, एफएचआर के अंदर जो फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, फ्लक्चुएशन कितना हो, जो फ्लक्चुएशन, वेरिएबिलिटी का मतलब अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएशन भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अकॉर्डिंग टू ये क्लासिफिकेशन फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। फ्लक्चुएशन कितना होगा, 6 to 25 बीपीएम। बेटा ये क्लासिफिकेशन दोस्तों एनस्केच के अंदर ऐसे कैसे दे रखा है, तो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट। अगर वेरिएबिलिटी 6 to 25 बीपीएम देखने को मिल रही है, वेरिएबिलिटी क्या देखने को मिल रही है, 6 to 25, इतना धड़कने ऊपर जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, इस रेंज के अंदर, तो इसको बोलेंगे मॉडरेट वेरिएबिलिटी। और मार्क्ड अच्छे से, यानी कि 25 से ज्यादा बीट पर मिनट में फ्लक्चुएशन देखने को, फ्लक्चुएशन कितना देखने को मिल रहा है, फ्लक्चुएशन कितना देखने को मिल रहा है, फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है सर 25 बीपीएम से ज्यादा फ्लक्चुएशन अपने को देखने को। सबसे बढ़िया वाली ये, उससे थोड़ी खराब ये, उससे बहुत ज्यादा खराब ये, और सबसे सीवियर कौन सी होगी, मार्क। सर यहाँ पे फीटल हार्ट रेट कॉन्टिन्यूस सही चल रही थी या डिटेक्ट नहीं हो पाई थी, डिटेक्ट नहीं हो पाई, इसका मतलब अच्छे से उसको डिटेक्ट करें। यहाँ पे 5 बीपीएम का गैप था, 5 बीपीएम का फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा था मिनिमम। सर 6 से लेके 25 के बीच में फ्लक्चुएशन देखने को मिले तो मॉडरेट, 25 से ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है तो मार्क वेरिएबिलिटी बोला जाएगा। चलिए अब एक एक करके जितने प्रकार की वेरिएबिलिटी थी उनको अपन पढ़ेंगे। 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन देखा, रीअश्योरिंग और नॉन रीअश्योरिंग, वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग सर एब्सेंट या नो डिटेक्टेड है, एब्सेंट एबनॉर्मल, वो बात अलग है। एबनॉर्मल का मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत, ये सारी वो एबनॉर्मल है, ये सारी क्या है, एबनॉर्मल है। और नो डिटेक्टेड वाली भी इसके अंदर आई, नो डिटेक्टेड का मतलब जो एफएचआर डिटेक्ट ही नहीं हो पा रही है उससे रिलेशन है, ये वाली नो डिटेक्टेड नहीं है। यहाँ पे नो डिटेक्टेड फ्लक्चुएशन है बेटा दोस्तों, यहाँ पे क्या है, नो डिटेक्टेड फ्लक्चुएशन, कोई फ्लक्चुएशन डिटेक्टेड नहीं हुआ, कोई फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला, इसका मतलब ये। ठीक है, क्या कहा मैंने, इससे मतलब ये है कि कोई फ्लक्चुएशन डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में क्या है, अंतर है, उस अंतर का ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। वहां पे वो एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड है, वहां पे किससे रिलेटेड है, एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड है, और ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, अनडिटेक्टेड वेरिएबिलिटी फ्लक्चुएशन, यानी ये सही बात, अच्छी बात, अच्छी चीज को बता। अब देखेंगे नेक्स्ट अपन जो मेन टॉपिक है वहां पे चलते हैं, कितने प्रकार की वेरिएबिलिटी है। तो एसिलेरेशन, सबसे पहले जो अपन रीअश्योरिंग की बात करेंगे, जो अच्छी वाली चीज थी उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एसिलेरेशन। एसिलेरेशन क्या है, नॉर्मली क्या होता है, जब भी फिटल मूवमेंट होता है, जब फिटस मूवमेंट करता है उसके साथ एफएचआर बढ़ती है। एसिलेरेशन का मतलब इंक्रीज एफएचआर, कितना क्या होती है वो अभी अपन देखेंगे। क्या कहा दोस्तों, एसिलेरेशन का सीधा सा मतलब है एफएचआर बेस लाइन से बढ़ जाता, यानी कि ये बेस लाइन थी, इससे ऊपर की तरफ धड़कनें बढ़ेगी, फिर नॉर्मल, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज से ऊपर जाएगी, फिर आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर, यानी कि ये डिफरेंस बेस लाइन से ये एफएचआर जो इंक्रीज हो रही है इसका मतलब है एसिलेरेशन, और बेस लाइन से नीचे की तरफ जाएगी उसका मतलब होता है डिसेलरेशन। ठीक है, तो अपन एसिलेरेशन देख रहे हैं, और एसिलेरेशन क्या है, यूजुअली नॉर्मली पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट नॉर्मली, इट इज प्रेजेंट नॉर्मली और यूजुअली, यूजुअली ये प्रेजेंट होता है, क्या कहा, यूजुअली ये प्रेजेंट होता है विद फीटल मूवमेंट, विद फीटल मूवमेंट ये देखने को मिलता है, नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है फीटल मूवमेंट के साथ। क्या होता है इसके अंदर, एफएचआर इंक्रीज होगा 15 बीपीएम, कितना होगा
15 बीट पर मिनट इंक्रीज होगा फ्रॉम बेसलाइन। कहां से? बेसलाइन से 15 बीट पर मिनट इंक्रीज होगा, साथ में कितने टाइम के लिए? एटलीस्ट 15 सेकेंड। कितने टाइम के लिए? एटलीस्ट 15 सेकंड। ये एक प्रकार की रीअश्योरिंग फाइंडिंग है। रीअश्योरिंग का मतलब नॉर्मल है, ये अच्छी बात है। बच्चा अगर मूवमेंट, जो फिटनेस है मूवमेंट के साथ उसकी धड़कनें बढ़ रही है, तो यानी वो रिएक्ट है, रिएक्टिव बच्चा है, रिएक्टिव फिटनेस है, वो रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये अच्छी बात है। क्या कहा मैंने? और 15 एटलीस्ट 15 सेकंड के लिए, और बट लेस देन 2 मिनट, और 2 मिनट से कम। अगर 2 मिनट से ज्यादा हो रहा है तब वो एबनॉर्मल फाइंडिंग हो जाएगी। मैंने क्या कहा सर? एफएचआर का इंक्रीजमेंट कितना? बेस लाइन से 15 बीपीएम, एटलीस्ट कम से कम कितना? 15 सेकंड के लिए, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 मिनट के लिए। अगर 2 मिनट से ज्यादा हो रहा है, अगर 2 मिनट से ज्यादा हो रहा है तो वो दिक्कत है। फिर ये एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं है, यूजुअली वाला एक्सेलरेशन नहीं है, फिर इसको अपन नॉन रीअश्योरिंग में डालें। अपन नॉर्मल वाला देख रहे हैं। अगर फीटस का गेस्टेशनल एज क्या है? जेस्टेशनल एज क्या है? जेस्टेशनल एज कम है 32 वीक से। 32 वीक से क्या है? जेस्टेशनल एज कम है, ठीक है। तो तब उसमें ये क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, तब उसमें क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। तब 10 बीपीएम, ये फ्लक्चुएशन कितना देखने को मिलेगा दोस्तों? 10 बीपीएम, 10 बीट पर मिनट एफएचआर क्या होगी? इंक्रीज होगी। 10 बीट पर मिनट एफएचआर इंक्रीज होगी। और जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए? ड्यूरेशन की बात करूं तो एटलीस्ट 10 सेकंड के लिए। 10 से 10, 15 से 15। फिर क्या है याद रखने की? 10 से 10, 15 से 15। बट लेस देन, वही बात, बट लेस देन 2 मिनट। अगर यहाँ पे भी, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसके अंदर जो रिएक्टिविटी है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगी, जो फिटनेस है वो छोटा है, 32 वीक से कम है, तो रिएक्टिविटी कम देखने को मिलेगी, तो एफएचआर में जो फ्लक्चुएशन है वो भी कम देखने। ये एक प्रकार की रीअश्योरिंग, मतलब रीअश्योर करने वाला वेरिएबिलिटी है, जो बताता है कि फिटनेस ठीक है। ये कैसी वेरिएबिलिटी है? इट इज रीअश्योरिंग वेरिएबिलिटी। कैसी वेरिएबिलिटी है? रीअश्योरिंग वेरिएबिलिटी है। रीअश्योरिंग का मतलब अच्छा, गुड, ठीक है। रीअश्योरिंग का नाम आते ही ये याद रखना कि गुड, अच्छी बात है। अगर बात करी जाए प्रोलॉन्ग एक्सीलरेशन, जो नॉन रीअश्योरिंग हो, क्या होगा? प्रोलॉन्ग एक्सीलरेशन। अब प्रोलॉन्ग एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन हो रहा है 15 सेकंड वाला, 15 बीपीएम एक्सीलरेशन। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? एक्सीलरेशन ड्यूरेशन, यहां पे ड्यूरेशन चेंज होगी, केवल ड्यूरेशन में अंतर आएगा नॉर्मल वाले में, मोर देन 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट से ज्यादा होगा या बराबर होगा, ठीक है। 2 मिनट से कम वहां नॉर्मल वाला, 2 मिनट से ज्यादा बट लेस देन 10 मिनट, 10 मिनट से कम, ये क्या कहलाएगा? प्रोलॉन्ग एक्सीलरेशन। और ये एबनॉर्मल फाइंडिंग है। ये क्या है? एबनॉर्मल है, नॉन रीअश्योरिंग है। ये कैसी आ गई? नॉन रीअश्योरिंग फाइंडिंग है। ये नॉट गुड। नॉन रीअश्योरिंग का मतलब नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है बच्चे की फिटनेस के लिए, अच्छा संदेश, अच्छा मैसेज अपने को नहीं दे रही, ठीक है। तो फिटल की वेलबींग का पता लग रहा है इससे। चलिए इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं अपन डिसेलरेशन देखें, जहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। पिछले नोट सेट और पिछले नोट सेट के अंदर भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे डिसेलरेशन। डिसेलरेशन का मतलब है फिटल हार्ट रेट का डिक्रीज हो जाना बेसलाइन से, डिक्रीज फिटल हार्ट रेट फ्रॉम बेसलाइन। क्या कहा दोस्तों मैंने? हार्ट रेट का डिक्रीज हो जाना बेसलाइन से। अब ये भी अलग अलग भांति भांति प्रकार का पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? अलग अलग प्रकार से डिसेलरेशन पाया जाएगा। एक एक करके अपन सभी देखें। सबसे पहले बात करेंगे अपन, सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं, मैं इसको नेम दे रहा हूं, सीरीज नेम दे रहा हूं, और ये क्या होगा? अर्ली डिसेलरेशन। अर्ली डिसेलरेशन। अब अर्ली डिसेलरेशन के लिए पता लगाने के लिए अपने को कैसे पता लगेगा कि ये अर्ली डिसेलरेशन? तो इसके अंदर देखो बेटा, एफएचआर तो देखो दोस्तों, एफएचआर तो डिक्रीज होगी, डिक्रीज एफएचआर तो देखने को मिलेगा फ्रॉम बेसलाइन। पर यहां पे क्या होगा? नोट लेस देन 100 बीपीएम। 100 बीपीएम से कम नहीं जाएगी एफएचआर। एफएचआर 100 बीपीएम से बिल्कुल भी कम नहीं जाएगी। क्या कहा मैंने? जो एफएचआर है वो 100 बीपीएम से बिल्कुल भी कम नहीं जाएगी। और जो नॉर्मल रेंज थी 110 से लेके 160, 110 से लेके 160, पर इस 110 से क्या होगी? कम होगी। 110 से क्या होगी? बेसलाइन मानूं मैं 110, तो 110 से तो कम, सॉरी 110 से 100 से ज्यादा होगी, मोर देन 100 रहेगी। चेंज कर लेना इसको, मोर देन 100 रहेगी बट लेस देन 110। इस रेंज में चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो इसको कहा जाता है अर्ली डिसेलरेशन। अर्ली क्यों होगा?
ठीक है, वो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फिटल कॉन्ट्रैक्शन का और हार्ट रेट का। क्या देखेंगे अपन, एक टोकोग्राफी जो देखेंगे, साइटोटोग्राफी जो देखेंगे, उसके अंदर फिटल के मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन के साथ धड़कन में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आजकल एग्जाम में ट्रेंडिंग है, पूछ रहा है, उसको भी देख। तो अर्ली से क्या रिलेशन है वो उस ग्राफ से भी है। होता क्यों है, कोज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर अर्ली डिसेलरेशन किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो इसका कोज होता है मेनली फिटल हेड कंप्रेशन। अर्ली डिसेलरेशन फिटल हेड कंप्रेशन की वजह से देखने को मिलता है। क्या होता है, फिटस का हेड नीचे की तरफ ड्यूरिंग लेबर आता है, या जो लास्ट के पीरियड जेस्टेशन वीक्स हैं उनमें नीचे की तरफ एंड स्टेज पे जब डिलीवरी का टाइम आ रहा है तो वहां पे जब आप चेक कर रहे हो, बिफोर लेबर आप चेक कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फिटल का हेड कंप्रेस होता है। हेड कंप्रेशन की वजह से ये अर्ली डिसेलरेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिल रहा है, अर्ली डिसेलरेशन, फिटल हार्ट रेट के अंदर कमी देखने को मिल रही है। अब इसके अंदर जो ग्राफ है, ग्राफ कौन सा, कॉन्ट्रैक्शन और फिटल हार्ट रेट का, वो कैसा देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो एफएचआर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज एफएचआर विद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा ड्यू टू रीजन क्या है, फिटल हेड कंप्रेशन। अब जो ग्राफ है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसी देखने को मिलेगी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी ए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब दोनों की सेम, कॉन्ट्रैक्शन की भी और फिटल हार्ट रेट की, यूनिफॉर्म शेप एंड मिरर इमेज विद एफएचआर। किसका, कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एफएचआर का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म एक जैसा होगा। जैसे कि मैं डायग्राम बना रहा हूं, यहां पे एफएचआर को ले रहा हूं और यहां पे कॉन्ट्रैक्शन को ले रहा हूं, किसको ले रहा हूं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। तो कैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, सर यूनिफॉर्म, ये फिटल हार्ट रेट कम हुई और यहां पे क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, तो लगभग एक जैसा, एक दूसरे के अपोजिट मिरर इमेज हो गया सेम। यानी मैं बोल सकता हूं या इसको ऐसे शेप वी शेप बना सकता हूं, और यहां पे यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन आया था तो ये भी वी शेप, बिल्कुल यूनिफॉर्म, एक दूसरे की मिरर इमेज देखने को मिल रही है। यानी एफएचआर डिक्रीज हुई और यहां कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ जस्ट दोनों ग्राफ एक दूसरे के अपोजिट सामने या तो इस प्रकार की इमेज दे देगा या इस प्रकार की इमेज देगा, एक दूसरे के यूनिफॉर्म होंगे और मिरर इमेज होगी। ये क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये था कॉन्ट्रैक्शन के साथ एफएचआर का ग्राफ अर्ली डिसेलरेशन के अंदर। अर्ली डिसेलरेशन फिटल हेड कंप्रेशन की वजह से देखने को मिलता है, ये मैंने बता दिया। एफएचआर डिक्रीज होगी, बिलो बेसलाइन होगी, कितनी होगी सर, 100 बीपीएम से तो ज्यादा रहेगी पर 110 से कम रहेगी। ये क्राइटेरिया रहेगा अर्ली डिसेलरेशन का। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लेट डिसेलरेशन। क्या देखेंगे, लेट डिसेलरेशन। नेक्स्ट क्या देखेंगे, लेट डिसेलरेशन। लेट डिसेलरेशन में क्या होगा, एफएचआर डिक्रीज फ्रॉम बेसलाइन, एफएचआर डिक्रीज फ्रॉम बेसलाइन, ठीक है, बेसलाइन से डिक्रीज होगी एफएचआर, पर क्राइटेरिया नहीं दिया गया है इसका कहीं पे भी कि कितना डिक्रीज, ठीक है। लेट डिसेलरेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, पर कोज क्या हो सकता है, इसका कोज क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेट डिसेलरेशन, लेट डिसेलरेशन का मतलब बेसलाइन से कम होना एफएचआर का। लेट वो ग्राफिकल में देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन के बाद, लेट का मतलब क्या है, अर्ली का मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्शन है उसके साथ, वो अर्ली हो गया था ग्राफ में देखा, अब पहले कॉन्ट्रैक्शन आएगा फिर फिटल हार्ट रेट कम देखने को मिलेगी। क्या कहा मैंने, पहले कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन के बाद क्या देखने को मिलेगी, फिटल हार्ट रेट में कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये अंतर आ रहा है नाम में, सी के बेसिस पे इनके नाम रखेंगे, अर्ली और लेट, ठीक है। क्यों देखने को मिलेगा दोस्तों, इंपेयर्ड प्लेसेंटल एक्सचेंज, प्लेसेंटल एक्सचेंज क्या हो गया, प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है उसमें कोई ना कोई दिक्कत हुई, उसकी वजह से देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, यूटेरो प्लेसेंटल, क्या देखने को मिलेगा, यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, इसकी वजह से देखने को मिलेगा, यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी की वजह से देखने को। तो दोनों कोज एग्जाम में ऑप्शन में देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो इंपेयर्ड प्लेसेंटल एक्सचेंज की वजह से होगा या यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी की वजह से ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी डिग्री कि कितनी एफएचआर डिक्रीज होगी, इसीलिए मैंने वो रेंज नहीं लिखवाई, ये जो डिग्री है, तो जो डिग्री है एफएचआर की कितनी रिलेटेड होगी, अमाउंट से रिलेटेड नहीं कर सकते, ना जुड़ी हुई होती है कि कितना यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी देखने को मिल रही है, उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। क्या कहा, बट डिग्री नोट डिग्री ऑफ एफएचआर कि कितना एफएचआर डिक्रीज हो रही है, वो नॉट रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ इनसफिशियंसी। जो इनसफिशियंसी देखने को मिल रही है इसके अमाउंट पे डिपेंडेंट नहीं होती, इनसफिशियंसी, ठीक है, उसके अमाउंट पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं होगी, ये बात याद। अब इसका ग्राफिकल पैटर्न कैसा देखने को मिलेगा, जो एफएचआर के साथ रिलेशन है कॉन्ट्रैक्शन का, रिलेशन विद कॉन्ट्रैक्शंस,
कॉन्ट्रैक्शन के साथ कैसा रिलेशन देखने को मिलेगा, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा देखने को मिलेगा। तो उसके लिए क्या होगा, पहले क्या आएगा सर, पहले यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन सेम वैसा होगा, मिरर इमेज रहेगा, ये भी कैसा रहेगा, मिरर इमेज रहेगा। पर अंतर क्या रहेगा सर, अंतर क्या, ये कॉन्ट्रैक्शन पहले क्या आएगा, पहले बिगनिंग होगी कॉन्ट्रैक्शन की, क्या कहा मैंने, फर्स्ट बिगनिंग किसकी होगी, कॉन्ट्रैक्शन की। फर्स्ट क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन। उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहां पे क्या देखने को मिलेगा, जो यूटेरो प्लेसेंटा के ऊपर प्रेशर, ठीक है, या वहां पे कोई दिक्कत है, तो कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी पाई जा रही थी और वो और बढ़ जाएगी, उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, इसके बाद डिक्रीज एफएचआर स्टार्ट, यानी यहाँ पे मिरर इमेज नहीं होगी, यूनिफॉर्म होगी, दोनों एक दूसरे जैसी देखने को मिलेगी, पर एक दूसरे की मिरर इमेज जस्ट अपोजिट, आमने सामने बिल्कुल भी नहीं आएगी। पहले कॉन्ट्रैक्शन फिर डिक्रीज एफएचआर देखने को मिलेगी, पहले कॉन्ट्रैक्शन फिर डिक्रीज एफएचआर देखने को मिलेगी, ठीक है। सो लिखेंगे पैटर्न लुक विद कॉन्ट्रैक्शन लाइक अर्ली डिसेलरेशन, वैसा ही होगा, पर क्या होगा इसमें, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, देन डिक्रीज एफएचआर, क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद डिक्रीज एफएचआर देखने को मिलेगी। तो अगर मैं दूसरे तरीके का ग्राफ बनाऊं तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन आया, ठीक है, फिर ये कॉन्ट्रैक्शन आया, दो कॉन्ट्रैक्शन, और ये एफएचआर है, ये नॉर्मल बेसलाइन एफएचआर थी, कॉन्ट्रैक्शन के जस्ट बाद गिरेगी, ठीक है, फिर नॉर्मल हो जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर कॉन्ट्रैक्शन के जस्ट बाद गिरेगी, कुछ इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये बेसलाइन थी, ये नीचे आई, ये बेसलाइन थी, ये नीचे आई, ठीक है, एफएचआर, यहाँ बेसलाइन कॉन्ट्रैक्शन था, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, इस प्रकार से देखने को मिलेगी इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन का और एफएचआर का रिलेशन। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वेरिएबल डिसेलरेशन। नेक्स्ट क्या देखेंगे, वेरिएबल डिसेलरेशन। जो थर्ड टाइप का डिसेलरेशन है दोस्तों, वो कौन सा है, वेरिएबल डिसेलरेशन। वेरिएबल डिसेलरेशन नेक्स्ट कौन सा देखेंगे, वेरिएबल डिसेलरेशन। इसके अंदर क्या है, अम्बिलिकल कोड में या कोड कंप्रेशन की वजह से ब्लड सप्लाई का बंद हो जाता है, ये क्यों देखने को मिलेगा, डिक्रीज एफएचआर फ्रॉम बेसलाइन, ये तो डेफिनेशन सेम रहेगी, बेसलाइन से एफएचआर का कम हो जाना। सर डिसेलरेशन का मतलब ही क्या है, धड़कनों का कम हो जाना फिटस का, क्यों होगा, कोज की बात करते हैं, इसका कोज क्या होगा, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ अम्बिलिकल कोड, या जो फ्लो ब्लड फ्लो है अम्बिलिकल कोड से वो क्या हो जाना, इंपेयर्ड हो जाना। तो इंपेयर्ड ब्लड फ्लो फ्रॉम अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड से क्या हो जाना, ब्लड फ्लो का कम हो जाना। दूसरा क्या हो सकता है, कोड कंप्रेशन, ये आपको ऑप्शन में बहुत ज्यादा देखने को, ये लाइन आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा ऑप्शन में क्वेश्चन कि कोड कंप्रेशन की वजह से वेरिएबल डिसेलरेशन, यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से लेट डिसेलरेशन, और हेड कंप्रेशन की वजह से अर्ली डिसेलरेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कितना होगा सर, यहाँ पे एफएचआर डिक्रीज होगी, एफएचआर डिक्रीज होगी 15 बीपीएम, बेस लाइन से 15 बीपीएम डिक्रीज होगी, और फॉर 15 मिनट, कितने टाइम के लिए, 15 मिनट के लिए ऐसा देखने को मिले, बेस लाइन से 15 मिनट कम होगी, और सॉरी 15 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए देखने को मिलेगा दोस्तों, कितने, 15 सेकंड के लिए ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, और 2 मिनट से कम। अब इसका जो रिलेशन है किसके साथ, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ, वो यूनिफॉर्म नहीं हो, इससे पहले वाले दोनों यूनिफॉर्म थे, एक सेम साइज लेके चल रहे थे, एक में मिरर इमेज था, एक में मिरर इमेज नहीं था, एक में मिरर इमेज था, दूसरे मिरर इमेज नहीं था। यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं हो, कोई स्ट्रक्चर सेम नहीं होगी, अलग अलग, जैसे कि ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, कोई अंदाजा नहीं है कि कहाँ कैसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, कैसे आया, ये कुछ शेप दोनों की अलग अलग, और बिल्कुल जस्ट सामने आएंगे ये भी, पर यूनिफॉर्म नहीं होंगे। ऐसे एफएचआर ऊपर नहीं जाएगी, नीचे की तरफ ही आएगी, ये मैंने गलती से बना दी, एफएचआर नीचे की तरफ ही आएगी, पर यूनिफॉर्म नहीं होंगे। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसे दिखने में नहीं होंगे, कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से ग्राफ देखने को मिलेगा, यूनिफॉर्म नहीं होंगे। दूसरा मिरर इमेज नहीं होंगे, ठीक है, और एक दूसरे के सामने होंगे पर अंतर दिख जाएगा। यूनिफॉर्म का मतलब वहां पे साइज ऐसे ऐसे मैंने लगभग सेम सी साइज बताई, लगभग सेम सी साइज, यहाँ पे वो साइज सेम देखने को नहीं मिल रही है, यही क्या है, वेरिएबल डिसेलरेशन। अब प्रोलॉन्ग डिसेलरेशन की बात करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, फोर्थ नंबर, प्रोलॉन्ग डिसेलरेशन। नेक्स्ट क्या है, प्रोलॉन्ग डिसेलरेशन। प्रोलॉन्ग डिसेलरेशन की बात करूं तो क्या होता है प्रोलॉन्ग डिसेलरेशन, इसके अंदर एफएचआर डिक्रीज होगी, पर शर्त है एफएचआर डिक्रीज हो 15 बीपीएम बट मोर देन 2 मिनट, ऐसा 2 मिनट से ज्यादा देखने को मिले, 2 या 2 मिनट से ज्यादा देखने को मिले, बट लेस देन 10 मिनट, 10 मिनट से कम ये समस्या देखने को मिले, ऐसी स्थिति को बोला जाता है प्रोलॉन्ग डिसेलरेशन। ऐसी स्थिति को क्या बोला जाएगा, प्रोलॉन्ग डिसेलरेशन बोला जाएगा। और ये जो चारों टाइप मैंने डिसेलरेशन के बताए हैं, ऑल डिसेलरेशन, ऑल टाइप ऑफ डिसेलरेशन, ऑल टाइप ऑफ डिसेलरेशन कैसा होगा, नॉन रीअश्योरिंग। कैसा होगा, नॉन रीअश्योरिंग मतलब नॉट गुड। और ये मैंने वहां पे टाइप जब अपन पढ़े थे रीअश्योरिंग और नॉन रीअश्योरिंग, वहां पे भी आपको मैंने ये दोनों बताए।
ठीक है। मैनेजमेंट की बात करी जाए, मैनेजमेंट पूछेगा तीनों का अलग अलग। अगर पूछे अर्ली अर्ली डिसेलरेशन का मैनेजमेंट, अर्ली डिसेलरेशन का मैनेजमेंट पूछे तो बेटा नोट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड, कोई खास इंटरवेंशन की रिक्वायर्ड नहीं होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, फिटल हेड कंप्रेशन हट जाएगा, वापस से रिकवर कर जाएगा। ठीक है, तो नोट स्पेशल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड, ऐसा कोई भी स्पेशल इंटरवेंशन नहीं करना। ठीक है। अगर पूछे लेट डिसेलरेशन के लिए, लेट के लिए पूछे तो बेटा लेट में क्या देखने को मिलता है, यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इमीडिएटली इंप्रूव, सबसे पहले अपने को ध्यान देना है ऐसी चीजों पे जो इंप्रूव करे। इमीडिएटली इंप्रूव प्लेसेंटल ब्लड फ्लो, अपने को जल्दी से प्लेसेंटल ब्लड फ्लो इंप्रूव करवाना है। जैसे मदर को पोजीशन सही देनी है, मदर को पोजीशन आ गया। ठीक है, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद प्रोवाइड ऑक्सीजन देनी। ठीक है, या इंक्रीज फिटल ऑक्सीजनेशन। सेकंड गोल क्या रहेगा अपने का, अपना फिटल ऑक्सीजनेशन को बढ़ा। ठीक है, तो सबसे मेन बात ये रखना है ध्यान आपको कि जो अर्ली वाला था उसमें ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, किसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट देखने को नहीं मिलेगी, किसकी इंटरवेंशन। अगर पूछे डायरेक्ट नॉन रिएश्योरिंग के लिए मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो अर्ली को छोड़ के बाकी का मैनेजमेंट क्या होगा। ठीक है, अर्ली को छोड़ के बाकी का मैनेजमेंट क्या होगा, या कोड कंप्रेशन वाला जो चल रहा था उसमें, या नॉन रीअश्योरिंग, सभी के लिए देख लेते हैं एक साथ। नॉन रीअश्योरिंग के लिए मैनेजमेंट, जो नॉन रीअश्योरिंग कैटेगरी थी उसके लिए एक साथ पूरा मैनेजमेंट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली को छोड़ के, अर्ली में इतना कुछ नॉन रीअश्योरिंग है पर अर्ली में कोई मैनेजमेंट नहीं करना, अर्ली के अंदर कोई मैनेजमेंट नहीं करना, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी के अंदर यहां से आप आंसर लगवा सकते हो। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी, अगर किसी मदर को ऑक्सीटोसिन चल रहा है तो ऑक्सीटोसिन स्टॉप करें, क्योंकि ज्यादातर चीजें कंट्रैक्शन की वजह से होता है, कंप्रेशन, कोड कंप्रेशन, यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, ये भी उसकी वजह से। तो सबसे पहली प्रायोरिटी देखिए स्टॉप ऑक्सीटोसिन। अगर प्रायोरिटी में, अगर ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन दे रखा है स्टॉप ऑक्सीटोसिन, तो वेरिएबल डिसेलरेशन, अर्ली डिसेलरेशन, सॉरी अर्ली को छोड़ के लेट डिसेलरेशन, या अर्ली वाले में भी आप ऑक्सीटोसिन वाला आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, अर्ली वाले में भी आप ऑक्सीटोसिन का आंसर लगा सकते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगी, चेंज पोजीशन। आप सारी वेरिएबिलिटी में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आप सारी वेरिएबिलिटीज की टाइप में, सॉरी डिक्रीज वेरिएबिलिटीज वाले टाइप में आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है, डिक्रीज वेरिएबिलिटी के लिए आप ये सारे ऑप्शंस लगा सकते हो। ठीक है, पोजीशन चेंज के बाद थर्ड प्रायोरिटी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। इसके बाद क्या रहेगा, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वाइटल, फोर्थ प्रायोरिटी क्या होगी, वाइटल। जितनी भी नॉन रीअश्योरिंग है सबके लिए है, जितनी भी नॉन रीअश्योरिंग्स हैं सबके लिए ये मैनेजमेंट है। अब मैंने कौन कौन से एग्जांपल लगाए थे, सब के अंदर ये मैनेजमेंट करना है, और प्रायोरिटी और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसकी दोस्तों। ठीक है, वाइटल साइन। ठीक है, वाइटल साइन के बाद फिफ्थ करेंगे मॉनिटर इन्फॉर्म एससीपी को बताएंगे। इसके बाद एससीपी को बताने के बाद क्या किया जाता है, एससीपी को बताने के बाद अगर कोड कंप्रेशन हो रखा है, क्या हो रखा है, कोड कंप्रेशन, इफ कोड कंप्रेशन देखने को मिल रहा है, अगर कोड कंप्रेशन वाली कंडीशन है कोई, ये कब करेंगे, कोड कंप्रेशन। और कोड कंप्रेशन किसमें देखने को मिल रहा था, तो वेरिएबल के लिए स्पेशल मैनेजमेंट है। किसके लिए, वेरिएबल के लिए स्पेशल मैनेजमेंट है, फॉर वेरिएबल डिसेलरेशन के लिए। ठीक है, फॉर वेरिएबल डिसेलरेशन के लिए, और जगह नहीं लगा। इंस्टीलेशन क्या किया जाएगा, एमनियो इन्फ्यूजन किया जाता है, एमनियो इन्फ्यूजन किया जाता है। क्या किया जाता है, एमनियो इन्फ्यूजन किया जाता है। एमनियो इन्फ्यूजन क्या है, इंस्टीलेशन ऑफ वार्म सेलाइन इन यूटेराइन कैविटी, इन इंट्रा यूटेराइन कैविटी, इंट्रा यूटेराइन कैविटी के अंदर वार्म सेलाइन डाला जाता है, जिसकी वजह से कोड जो कंप्रेशन है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। क्या हो जाएगा, कोड कंप्रेशन रिलीज हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाएगा, एक वार्म सॉल्यूशंस डाले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोड कंप्रेशन सबसाइड होता है। क्या हो जाएगा, कोड कंप्रेशन सबसाइड देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट बात करते हैं नॉन रीअश्योरिंग के अंदर क्या था, हाइपरटोनिक मैनेजमेंट। इसका भी यही रहेगा, हाइपरटोनिक जो नेक्स्ट वाला बता रहा हूं इसका मैनेजमेंट भी सेम रहेगा, पर हाइपरटोनिक यूटेराइन एक्टिविटी, अब ये अलग है। एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन खत्म हो चुका है, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन अपन देख चुके, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन खत्म हो चुका है, ये अलग से टॉपिक है जो मैंने नॉन रीअश्योरिंग में दोस्तों एग्जांपल में लिखवाया। ठीक है, इसके लिए जो डिवाइस यूटेराइन की, यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन है या यूटेराइन इंट्रा यूटेराइन प्रेशर को जो असेस करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है, इंट्रा यूटेराइन प्रेशर असेसमेंट,
के लिए जो डिवाइस यूज किया है, क्या कहा मैंने सर, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन की टोन है वो इंक्रीज हो जाए, और हाइपरटोनिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिले, कॉन्ट्रैक्शन इंटेंसिटी, मोर कॉन्ट्रैक्शन इंटेंसिटी, मोर कॉन्ट्रैक्शन इंटेंसिटी देखने को मिले। ठीक है, ये अब इस कॉन्ट्रैक्शन इंटेंसिटी या प्रेशर, इंट्रायूटेराइन प्रेशर को असेसमेंट करने के लिए डिवाइस होता है। क्या होता है डिवाइस? इंट्रायूटेराइन प्रेशर कैथेटर। क्या होता है? इंट्रायूटेराइन प्रेशर कैथेटर यूज लिया जाता है। इसका नाम होता है IUPSC, शॉर्ट फॉर्म में इसको IUPSC बोलते हैं। हाइपरटोनिक यूटेराइन एक्टिविटी का मतलब है कि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से, बहुत ज्यादा प्रेशर से क्या आना, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होना, इसको मेजर करने के लिए कैथेटर का यूज लिया जाता है। कैथेटर का नाम है इंटरनल यूटेराइन प्रेशर कैथेटर। ठीक है, अब प्रेशर की बात कर लेते हैं, यूटेराइन कैविटी में कैसे क्या प्रेशर रहता है। ठीक है, अगर देखा जाए कि कॉन्ट्रैक्शन इंटेंसिटी, जब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, ड्यूरिंग नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर कितना देखने को मिलता है? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन में जो यूटेराइन कैविटी है उसका प्रेशर देखने को मिलता है 50 से लेके 75 mm ऑफ Hg देखने को, कितना देखने को मिलता है? 50 से लेके 75 mm ऑफ Hg देखने को मिलता है। ड्यूरिंग लेबर, लेबर के टाइम पे ये प्रेशर कितना हो जाता है? लेबर के टाइम पे प्रेशर हो जाता है लगभग 110 mm ऑफ Hg। कितना हो जाता है प्रेशर? लगभग 110 mm Hg। और एवरेज अगर पूछे, एवरेज अगर पूछे आपसे कि एवरेज रेस्टिंग प्रेशर कितना होता है, रेस्टिंग टोन कितनी होती है या प्रेशर कितना होता है, तब होता है 5 to 15 mm ऑफ Hg। दोस्तों कितना देखने को मिलता है? 5 to 15 mm ऑफ Hg। ठीक है, पर यूटेराइन टोन बढ़ने की वजह से क्या हो जाती है? डिक्रीज, जो इसके अंदर सिम्टम क्या देखने को मिलेगा यूटेराइन एक्टिविटी बढ़ने की वजह से? डिक्रीज ऑटो सप्लाई, डिक्रीज ऑटो सप्लाई ड्यू टू कंप्रेशन। अब इसका मैनेजमेंट भी सेम यही रहेगा जो मैंने नॉन रीअश्योरिंग, तो जितने भी नॉन रीअश्योरिंग के एग्जांपल थे, जितने भी नॉन रीअश्योरिंग के एग्जांपल थे, उनका मैनेजमेंट यही रहेगा। केवल जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है वो वेरिएबल डिसोसिएशन के लिए लिखा। क्या करना होगा? जैसे यूटेराइन एक्टिविटी बढ़ी हुई है तो स्टॉप ऑक्सीटोसिन, चेंज पोजीशन, ऑक्सीजन, वाइटल साइन और इन्फॉर्म एससीपी, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन रीअश्योरिंग जो वेरिएबिलिटीज है उनके लिए। तो आज अपन ने वेरिएबिलिटीज, फीटल हार्ट रेट और जो ग्राफ देखे, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स बन रहा है लगातार नोट सेट के अंदर। तो आज की वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट अपन ने देखे, कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई डाउट हो इनमें तो आप कमेंट करके मुझसे यूट्यूब पे पूछ सकते हैं। क्लास को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।